हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें मैं आपको इतिहास, भूगोल या स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एनालिसिस कराऊंगा, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने। दोस्तों, प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में आपको अच्छी से अच्छी बेहतर तैयारी के लिए कंटेंट दे पाए। तो सबसे पहले आपका प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है 73वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, ये आपको याद रखना है, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, अगर हम इसकी बात करें 73वें संविधान संशोधन में और क्या क्या है, तो 73वां संविधान संशोधन सन 1942 में किया गया था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो 24 अप्रैल सन 1993 को ये लागू की गई थी, जो कि हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि 1992 में हुआ था, उसमें हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे, ध्यान दोस्तों, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है आपको। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे तो सौंपेगा? तो आपके सामने ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति को जो है ये अपना इस्तीफा सौंपेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में ये प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद का त्याग किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा देगा तो वो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। अगर आपको एक इम्पोर्टेंट प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, अगर उपराष्ट्रपति ना हो, तो वह अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का प्रावधान जो किया गया है, जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, वो अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है? जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है या रीति हो, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वो जो है अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की पदावली या परित्याग जो है अनुच्छेद 56 में बताया गया है। पद त्याग, ये परित्याग नहीं है, या पद त्याग जो है अनुच्छेद 56 में मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। अगर प्रश्न नंबर यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई है, और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान बताया गया है। और आर्टिकल 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से चलाया जाएगा। अगर हम आर्टिकल 63 की बात करते हैं तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में बताया गया है। अगर आर्टिकल 72 की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 में बताई गई है कि राष्ट्रपति किस किस को क्षमादान दे सकता है।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? आपको बताना है भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं। तो आपके ऑप्शन है 75, 80, 82 या 95। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें वो 80 हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। अगर हम अनुच्छेद 79 की बात करते हैं तो संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में है। अगर 80 की बात करते हैं तो राज्यसभा में है, और अनुच्छेद 81 की बात करते हैं तो लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 550 है, जिसमें 230 सीटें जो होगी वो राज्य से होगी और 20 सीटें जो होगी वो यूटी से होगी। अगर वर्तमान में सदस्य संख्या की बात करते हैं तो 543 हैं, जिसमें अगर वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ओम बिरला जी जो है लोकसभा के स्पीकर हैं वर्तमान में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने महावीर स्वामी से संबंधित। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी या राजगीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैशाली में जो है महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। अगर हम महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके बारे में। 24 तीर्थंकर के बारे में कहाँ से पता लगता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? इस बात का पता कल्पसूत्र जो पुस्तक है उससे पता लगता है, जो कि भद्रबाहु ने लिखी थी। अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करते हैं कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो ये सिंधु घाटी जब सभ्यता जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन से चल रहा था। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे तीर्थंकर की, तो अजीत नाथ जी जो है दूसरे तीर्थंकर है जैन धर्म के, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। अगर हम 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ जो है, जिनका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर सांप हो जाएगा। और 24वें तीर्थंकर जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं वो है महावीर स्वामी जी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो सन 540 बीसी या ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु कब हुई थी, तो 468 बीसी में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। अगर हम इनके गृह त्याग की बात करें तो 30 वर्ष की आयु में जो इनके बड़े भाई थे उनसे अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। नेक्स्ट अगर हम बता दें, प्रश्न नंबर 5, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, साइंस का एक प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं तो जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो परमाणु आपके सामने दिया गया है, परमाणु का जो बीच में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु से नाभिक से दूर अलग घूमता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और यहाँ पर जो है रेड कलर में न्यूट्रॉन और नीले कलर में प्रोटॉन आपके सामने है। तो दोस्तों आपसे ये पता लग रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु में घूमता रहता है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों आज के प्रश्नों को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जो ज़्यादा अच्छे लगे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।